राजकुमार रजतदीश राठौड़ सरतैश के आलम में अपने बाप राजा रतन राठौड़ की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। इसके आने की इत्तला पहले ही से राजा राठौड़ को दे दी गई थी। इसी सबब राजा अपनी ख्वाबगाह में तन्हा बीवी रानी शोभा की वफात के बाद इसने दूसरी शादी नहीं की। इसी सबब राजा अपनी ख्वाबगाह में तन्हा था। बीवी रानी शोभा की वफात के बाद इसने दूसरी शादी नहीं की, मगर उसकी रातें रंगीन थीं। आजकल एक मगविया दोमुखी इसके हवासों पर बहुत सवार थी। दोमुखी शादाब और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक भी थी। खिलाफ तवक्को आज राजा ने इसे वापस भेज दिया। ख्वाबगाह काफूरी शमों की रोशनी में जगमगा रही थी, जिनके जलने से एक मसूर कुन खुशबू पैदा हो रही थी। इस वक्त ये मसूर कुन खुशबू वसी और अरीज ख्वाबगाह में चकरा रही थी। फर्श पर दबीर मशहदी कालीन थे। राजा का पलंग हरेरी पर्दों से ढका हुआ था और राजा राठौड़ अपने बाप की एक बहुत बड़ी रोगनी पेंटिंग वाली तस्वीर के ऐन नीचे बैठा था। राजा 50 के पेटे में था। वो सेहतमंद फरबी माइल था। सुरही गंदमी चेहरे पर हसाब से रंगी गहरी स्याह और ऊपर की तरफ पल खाती मूछें इसकी शख्सियत को खूब रौबदार बनाती थी। जरंगार चौकी के गिर्द रेशमी गाँव तकिए लगे हुए थे। राजा नीम दराज था। साफ नजर आ रहा था कि राजकुमार की आमद बेवक्त और रंग में बंग डालने के मुतरदिफ थी। बेशक पहले इजाज़त तलब की गई थी। हक बाप ने अकलौते बेटे का चेहरा पढ़ लिया था। आओ पुत्र, मेरा राजकुमार लाल, क्या बात है? इसने नरम आवाज में कहा। सख्त तैश के बावजूद जगदीश दादा की तस्वीर को प्रणाम करके बाप के घुटनों को हाथ लगाने के लिए झुक गया। राजा ने रिवायती तौर पर इसके कंधे पर हाथ फेरा। बाप के सामने बैठते हुए जगदीश जैसे फट पड़ा। दादे मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तन्हाई में वो बाप को हमेशा दादे कहकर बुलाता था। बाप हमेशा निहाल हो जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। इसने अपना हाथ बढ़ाकर बेटे की थोड़ी को छुआ। क्या हुआ है पुत्र, क्या बर्दाश्त नहीं होता? राजा राठौड़ ने फिक्रमंदी से पूछा। जगदीश की गले की रगें फूल गई। हिफ्फत आमेज तैश ने इसका चेहरा बिगाड़ दिया। परम और इसके मीने सोहने के आशिक के किस्से अब आम रियाया की जुबान पर हैं। हमें पता चला है कि एक गुस्सा को बाजार में जगदीश की जुबान लड़खड़ा गई। राजा राठौड़ के चेहरे पर भी खून ने जोश मारा। जगदीश ने बात आगे बढ़ाई। मैं आज के आज इस कमीने की तलाश में निकलता हूँ। पाताल में भी होगा तो इसे ढूंढ निकालूंगा। घर वालों से जरूर इसका रब्ता होगा। मुझे इजाजत दें, इसके खानदान की लाशें भी किस्सा गो के साथ बड़े बाजार में लटका दूंगा मैं। जगदीश का पारा मजीद बुलंद हो गया। ये तैश तेजी से राजा राठौड़ पर भी मुंतकिल होने लगा। जिस बात से मगलूब होते ही फहम और फरासत ने राजा राठौड़ को संभाल लिया। इसने सादा पानी 2 गिलासों में उंडेला। एक हाथ से गिलास उठाते हुए दूसरा हाथ से इसने जगदीश की तरफ गिलास सरका दिया। पी लो। जगदीश बाप का हुक्म पहचानता था। पानी पीने का उससे नहीं कहा गया था, हुक्म दिया गया था। ना चाहते हुए भी इसने गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। घूट घूट पानी पीते हुए राजा राठौड़ ने तैश पर काबू पा लिया था। इसने समझाने वाले अंदाज में कहा, पुत्र, इस वक्त हम दाखिली महाज खोलने की पोजीशन में नहीं है। मुगल बादशाह अकबर का सरदार मान सिंह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राजपूताना का सबसे अजीम किले पर झंडा लहराया जा चुका है। बागासर और मनावा मुगलों के घेरे में है। राजा राठौड़ ने आखिरी घूंट लेकर बात को मजीद आगे बढ़ाया। साथ ही इसकी नजरें बेटे के चेहरे पर भी पड़ी, जहां पारा नीचे जाना शुरू हो गया था। सोना सिख बेशक हमारे एतबार का कातिल और मुजरिम है। राजपूत कटार इसके खून की प्यासी है। जल्द या बदेर इसके खून से हम जरूर अपने हाथ रंगेंगे, मगर इसके लिए सब्र दरकार है। जगदीश ने बेकरारी से पेशानी पर गोंसा मारा। सब्र ही तो नहीं होता दादे, आपकी लाडली ने एक राजपूत का सर झुका दिया है। राजा राठौड़ का सर झुक गया। चेहरे पर दुख का जाला नमूदार हुआ। ये चेहरा राजा की बजाय एक बाप का था। इसने दोनों मजबूत हाथों को फैलाकर रुत कलामी के अंदाज में कहा, काश ये हाथ इस जन्म जली की जान ले सकते। जगदीश का हाथ अपनी कटार पर जा टिका। मुझे इजाजत दे। राजा राठौड़ ने नफी में सर हिलाया। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कोई कदम न उठाना। जगदीश बेबसी से हाथ मलने लगा। फिर फैसला कुन अंदाज में बोला, मैं सोहने के खानदान को ही उठवा रहा हूँ और आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ऐसी हरकत राजा के मफाद में नहीं है। राजा राठौड़ अपनी असल में वापस आ गया। सेनापति लोकादहंश दस्ते के ज्यादातर सिपाहियों का ताल्लुक इसी कबीले से है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम कोई दाखिली मुहाज खोलने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या मैं लोगों की तमस्सर उड़ाती नजरों का सामना करने के लिए खामोश बैठा रहूं? जगदीश सख्त बिनाया हुआ था। नहीं, तुम अपने दिफा को मजबूत करने पर तवज्जो दो। मुगल बादशाह की भड़काई हुई आग को सिर्फ चंद राजपूतों का खून ही ठंडा कर सकता है। जल्द या बदेर मुगल टिड्डी दल हमारी फसलों की तरफ भी बढ़ेगा। इस रोज राजकुमार का चेहरा एक नए अंदाज में तमतमा उठा। हमारे मैदान और पहाड़ इनके लिए शमशान घाट साबित होंगे। हम मुगलों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। बाप का सीना चौड़ा हो गया। हमने सनाला के असला साजों को चंद भारी और हल्की तोपों के लिए कह दिया था।
वहाँ से पैगाम आ गया है कि तोपे तैयार हैं। हम चाहते हैं कि तुम परख लो और अपनी निगरानी में तोपे राजिये में ले आओ और तोपों का मुआवजा भी हिफाजत से लेकर जाओ। राजा के हुक्म की तामील होगी। जगदीश ने सीने पर हाथ रखकर सर झुका लिया। राजा राठौड़ मुस्कुराया। जाओ, तुम्हारी संगी बेली महफिल सजाए तुम्हारे इंतजार में है। जगदीश झीम कर मुस्कुरा दिया। बाप के शब रोज से वो बखूबी वाकिफ था। उठते ही इसने कहा, दादे मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। राजा राठौड़ की निगाहें इसके चेहरे पर जा रुकी। जल्द से जल्द परम का ब्याह रचा दे, दबी आवाजें खुद ही दम तोड़ जाएगी। राजा राठौड़ ने हनकारा पड़ा। तजवीज़ इसे पसंद आई थी। परम की पैदाइश पर हमने दुर्गा माँ के चरणों में बैठकर मन्नत मानी थी कि इसके ब्याह के लिए हम स्वयंवर रचाएंगे। स्वयंवर हमारी कदीम रस्मों और पुरखों की परंपरा है। इस परंपरा को हम जरूर निभाएंगे। ठीक कहते हो। मुगलों से निमटने से पहले इस फर्ज से सुबक दोष होना ही बेहतर है। जब देश वापसी के लिए मुड़ा तो हासा मुतमईन था। राजा राठौड़ की तबीयत मुकद्दर सी हो गई। तोमुखी को बुलाने का फैसला मुलतवी हो गया। बहुत अरसे बाद इसने अपने लिए खुद जाम बनाया और बालकोनी में आ गया। सर्दियां रुखसत हो चुकी थी। बाहर का मौसम भी दम तोड़ रहा था। चांदनी रात का फसू हर जगह फैला हुआ था। बालकनी में बहुत नीचे किले की दीवार के साथ लगकर सांगड़ी नदी बहती थी। इसमें पानी की बारीक सी लकीर चौड़ी होना शुरू हो गई थी। बुलंदियों की तरफ से बर्फ पिघलने का अमल शुरू हो गया। जल्द ही ये नदी बिखरे हुए दरिया का मंजर पेश करने वाली थी। राजा राठौड़ तल्ख मशरूब आहिस्ता आहिस्ता हलक से नीचे उतारने लगा। नदी के इस पार दलदली मैदान थे और उससे भी परे घना जंगल। कुदरत ने इस जानिब से इसकी छोटी सी रियासत को अपनी हिफाजत फराहम कर दी थी। तल्ख मशरूब हलक से उतरा तो लाडली बेटी बेहतर याद आने लगी, जिसे इसने खुद से दूर करके चंद कोस अपने दूसरे किलेदार कोट अपनी छोटी बहन के पास भेज दिया था। वो भी चुपचाप आंखों में आंसू लिए चली गई थी। राजा राठौड़ बालकनी में पड़े मुनक्श काउच पर नीम दराज हो गया। परम जब छोटी सी थी तो बरसात की भीगी रातों में कई दफा इस काउच पर इसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती। राजा राठौड़ सीने को मसलने लगा। आंखों के गोशों से पानी के दो कतरे निकलकर कनपट्टियों पर बह निकले थे। चांदनी दार कोट के किले पर भी अपनी सुनहरी चादर फैला चुकी थी। ये किला एक पहाड़ी पर था और राठौड़ नगर की सबसे ताकतवर दिफाई लाइन भी था। सांगड़ी नदी इस किले के आगे झील की सूरत में फैली थी और इस किले की पहली दिफाई लाइन भी थी। इसके बाद चौड़ी फसील थी जिस पर आग के गोले फेंकने वाली मंजनीकें नस्ब थी। इस किले की कमान विशापुत्र के पास थी, जो एक बहादुर कमांडर होने के साथ साथ राजा राठौड़ का बहनोई भी था। वारकोट के वसी दालान में बिछे तख्त पर राजकुमारी परम अपनी फूफी संधिया के जानों पर सर रख के दराज थी। संधिया इसके बेहद घने बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाते हुए तेल को जज्ब कर रही थी। परम के चेहरे पर उदासियों के साए थे और इसकी पलकें रुसारू पर झुकी हुई थी। खुली फिजा में हल्की सी हुनकी महसूस करते हुए संधिया ने एक चादर परम के वजूद पर फैला दी। परम ने आंखें बंद करके पूछा, पिंडारा कैसा था? तावरी। तावरी मकामी जबान का लफ्ज था जिसके माने ताई और फूफी के थे। संधिया ने मसनूई बशाशत से कहा, जैसा तो छोड़ के आई है। परम के सीने की गहराइयों में एक आह ने जन्म लिया और फिर वही दम तोड़ गई। दादे ने मेरा पूछा था। दिल की बात जुबान तक नहीं। जगदीश की तरह वो भी बाप को दादी ही कहती थी। संधिया को लहजे भर के लिए चुप लग गई। हाँ हाँ और नहीं तो क्या, जब तक मेरे पास बैठे रहे तेरी ही बातें होती रही। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। संधिया के हाथ इसके बालों में ही रुक गए। सर झुक गया। दोनों के दरमियान एक बोझल सी खामोशी तारी थी। चंद लम्हों बाद परम ने इस खामोशी को तोड़ा। तावरी, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? दादा मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। वो रूहानसी हो गई। संधिया ने एक गहरा सांस लिया। बेटा, जो तूने किया है अपराध जवानी में हो ही जाता है, पर तू राजकुमारी है और वो एक मामूली सिपाही। तूने ये खेल खेलना था तो अपने आसपास खेलती। कोई राजकुमार या सरदार ज़्यादा होता तो फिर किसने एतराज़ करना था? फिर इसका अंदाज़ा निहेज हो गया। तुझे वीरों को भी नहीं दिखा? राय कुमार प्रताप। बेटे का जिक्र करते हुए सिंधिया की आंखें चमक उठी। देखा है कैसे तेरे आगे पीछे फिरता है? इसने समझाने वाले अंदाज में कहा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा ही तुझे बहू बनाना है। भाई साहब के मन ने भी यही पढ़ा है। तुझे यहाँ भेजने का और मकसद क्या हो सकता है? परम को चुप लग गई। वीरों की वाराफ्तगी इसने कई दफा महसूस की थी, मगर वो इस दिल का क्या करती जो आज भी उसके नाम की माला जप रहा था, जिसके हाथ थाम कर इसने एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाए थे। परम ने फूफी की गोद में मुंह छुपा लिया। तावरी, वीरू बहुत अच्छा है, मगर संधिया ने इसकी बात काट कर इसका सर थपका। बस ये अगर मगर छोड़। जानती हूँ मन पर किसका इख्तियार है। मैं खुश देखना चाहती हूँ तुझे। इसने फिर गहरा सांस लिया। काश मैं तेरे लिए कुछ कर सकती। मोहब्बत करने वाली फूफो की हमदर्दी पाकर परम सिसकने लगी। संधिया ने इसे थपकी दी। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो परम ने एक नए जाविये से अपना केस उठा लिया। तावरी, वो कोई मामूली सिपाही नहीं, हजारवी सरदार है। इसकी कमान में 200 सिपाही हैं और वो भी हमारी गोद का है, राजपूत है। परम का लहजा मजबूत होने लगा। इसकी तलवार की काट से एक जमाना हाइफ। पूरा राठौड़ नगर इसकी बहादुरी की गवाही देने को तैयार है। और परम लड़खड़ाई, फिर दिल अकड़ा कर बोली, इसकी बहादुरी की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि बंद दरवाजों और कड़े पैरों के बावजूद यहाँ मुझसे मिलने के लिए आता रहता है। सिंधिया ने कलेजा थाम लिया। तो सच कह रही है? परम ने सर को असबाती जुम्बिश दी। मोहब्बत इसके दिल पर मजबूती बनकर उतरी है।
हाँ तावरी, ये सच है। फिर मैंने खुद ही से मना कर दिया। संध्या ने घूमता हुआ सर थाम लिया। भतीजी बाप और भाई की बर्दाश्त को आरी हद तक आजमाने पर तुली हुई थी। इस नील घोड़े का भी ऊंची नाकाबिले अबूर फसील और 1000 पैरों के बावजूद यहाँ तक आ जाना इश्क के जुनून का मजहर था। संध्या ने सोचा, यकीनन इसके हमदर्द किले में मौजूद थे, इन्हीं की मदद और आनत के बायस वो यहाँ पर पहुँचता है। ये सोचकर इसका दिल लर्ज उठा कि वीरू को इस बात का पता चल जाता तो क़यामत आ जाती। भाई और भतीजा तो भी दूर थे। संध्या ने परम के पाँव पकड़ लिए थे। परम ने पाँव पीछे खींचे। ये क्या कर रही है तावरी? बेटा, इन कदमों को रोक ले, नहीं तो कहीं जाने जाएगी। बाप और भाई के ऊंचे शमले देख। परम दोबारा से रोने लगी। इसीलिए तो मैंने मना किया है। मैं दादे और भाई साहब से माफ़ी मांग लूँगी। संध्या के दिल में उम्मीद की किरण जागी। तुझे गलती का एहसास हुआ है तो वो माफ़ भी कर देंगे तुझे, इसे भी माफ़ कर देंगे। संध्या ने नफ़ी में सारी लाया। इसने भाई साहब का एतबार तोड़ा है, अब भागा रहना ही उसके हक में बेहतर है। परम ने नफरत से सर झुका लिया। तो फिर मुझे नहीं चाहिए माफ़ी। बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। 10 अफराद का वो गिरोह फूंक फूंक कर कदम उठा रहा। एक गिरोह में एक ऊंचा लंबा नौजवान सबसे नुमाया नजर आ रहा था। तांबे जैसी रंगत, खड़ी नाक, पेशानी पर एक रग उभरी हुई और आंखों में जैसे कोई जूत सी जल रही थी। इस नौजवान के हाथ में खास किस्म की कमान थी, जिसके सिरे बेहद लचकदार थे और पुष्ट से बारीक पंखों वाले तीरों का दस्ता बंधा हुआ था। यही तीर और कमान लोका धनुष कहलाते थे। बाजुओं में दम हो तो तीर 200 मीटर तक भी मोहलिक साबित हो सकता था और फौलादी कवच को भी फाड़ने की सलाहियत रखता था। पहलू में तलवार और सीने के साथ कटार बंधी हुई थी। ये कटार राजपूतों का खास हथियार था जो दूर-दूर लड़ाई में काम आता था। इसके दस्ते पर बाकायदा मुठ सी बनी हुई थी जो नीचे कलाई तक को न सिर्फ हिफाजत देती थी बल्कि इस मुठ के सबब ज़रब भी बहुत शिद्दत के साथ लगाई जा सकती थी। इस नौजवान के अलावा सब कील कांटे से पूरी तरह मुसल्लह थे। देखने में ही कायदे नजर आने वाला ये नौजवान सोना सिंह राजपूत था, राजा राठौड़ का मुजरिम और राजकुमारी परम का महबूब। मौसम बेहद सर्द तो नहीं था मगर अच्छी खासी सर्दी थी। इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने भेड़ की ऊन से बना हुआ लिबास देवतन किया हुआ था। पहाड़ों पर हर तरफ वीरानी का राज था, जगह जगह चश्मे फूट पड़े थे। 2-3 हफ्तों में सारे पहाड़ सब्जी और फूलों से ढकने वाले थे। फिलहाल अचानक टूटने वाली बर्फ का जोरदार तड़ाका दिल हिला देता था। पहाड़ों के गिर्द लिपटी एक तंग पगडंडी के सबब वो एक लाइन में हो गए थे। रहनुमाई के फराइज एक मजबूत काठी और चुंदी आंखों वाला उम्र सीधा शख्स कर रहा था। इसकी कानपट्टियों पर जैसे मकड़ी ने जाला बुन दिया था। इसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी जिसे वो टटोल कर बेहद एहतियात से आगे बढ़ रहा था। सोना सिंह के आगे एक छोटे कद का नौजवान चल रहा था। इसका नाम जैसल था। वह सोना सिंह का जानिसार दोस्त और इसके छोटे पहाड़ी कबीले का सरदार का बेटा था, जहाँ सोना सिंह ने सबसे छुपकर पनाह ले रखी थी। सोना सिंह ने जैसल को मुखातिब करके कहा, क्या ये पहली दफा हुआ है? जैसल ने नफी में सार हिलाते हुए इसकी तरफ देखा। नहीं, इन पहाड़ी लुटेरों का आतंक हमें साल में 1-2 दफा भुगतना ही पड़ता है। इसके चेहरे पर रंजिश अमेज तैश था। उत्तरी फसल के दिनों में हम चौकन्ना होते हैं। इस दफा उन्होंने हिलाफे तवक्को शब खून मारा है। सोना सिंह ने हौसला देने वाले अंदाज में कहा, बस ये आखिरी दावा था, एक दफा इनका सामना हो जाए। सोना सिंह के अक्कम में एक उधेड़ उम्र शख्स ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। पुत्र, तेरे हौसले पर निकल पड़े हैं, वरना तो रो धो कर सब्र ही करते रहते हैं। जैसल ने उधेड़ उम्र को जवाब दिया, तो इस बात से इनका हौसला बढ़ा है, हमें पहले ही इनका रास्ता काटने का इंतजाम करना चाहिए था। जवाब में ताऊ खामोश हो गया। वो कहना तो चाहता था, इन वहशियों की दाड़ सुनते ही कबीले के अक्सर मर्दों के औसान हता हो जाते थे, मगर इस तरह बात बढ़कर आपस में निफाक डाल देती। सोना सिंह ने कहा, कोई नहीं, देर से ही लेकिन निकल तो पड़े हो रहा। आज वो हाथ काट जाएंगे जो तुम्हारे माल की तरफ बढ़ते थे। जैसल ने फिक्रमंदी से कहा, 2 गदड़िए जख्मी हैं, पता नहीं बचते हैं या नहीं। इस पर गिरोह पर दोबारा गंभीर खामोशी तारी होगी। जैसल का कबीला कोई जंगजू कबीला नहीं था। सादा से लोग थे, मवेशी पालते और खेती बाड़ी करते थे। पहाड़ों की बुलंदियों से आने वाले इन वहशी डाकुओं ने इनके लिए गल्ले का गोदाम लूट लिया था। ये महफूज हीरा था जो काज के लिए बीज या किसी कुदरती आफत के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये पूरे कबीले का मुश्तरका असासा था। अनाज के साथ साथ पहाड़ी डाकू रोगन के मखसूस कनस्तर भी लेके थे। मज़ाहमत पर उन्होंने कबीले के चंद अफराद को जख्मी भी किया था, जिनमें से 2 ज़्यादा जख्मी हुए थे। इत्तफाक से शब खून वाली रात कबीले के चंद नौजवान, जिनमें जैसल भी शामिल था, करीब के एक और कबीले में शादी की एक दावत के में शिरकत के लिए गए हुए थे। सोना सिंह के मना करने के बावजूद इससे भी साथ ले गए। इनके शदीद इसरार के सबब सोना सिंह को हथियार डालने ही पड़े। सोना सिंह अगर इस रात कबीले में होता तो यकीनन पहाड़ी डाकुओं के लिए वो रात बड़ी सख्त साबित होती। बेशक कबीले के लोग जंगजू नहीं थे, मगर एक वलवला अंगेज कायद जो अगली सफ़ों में खड़े होने के लिए तैयार होता, सूखे दरख्तों को भी लड़ने के लिए आमादा कर लेता है। वो तो गोश्त पोच के इंसान थे, मशक्क़त वाली ज़िंदगी के सबब सख्त जान थे और हथियार भी चला लेते थे। ये सोना सिंह ही था जिसके तवाना जज्बे ने उन लोगों में लड़ने और मरने का जज्बा उबार रखा था। वो पहाड़ी डाकुओं के ताक़ुब में निकल खड़े हुए। उनका सफ़र कठिन था।
कबीले के सरदार और जैसल के बाप ने इन्हें रवाना करते हुए बताया कि 2 साल पहले बकरवालों ने इन डाकुओं को वापस जाते देखा था। इन बकरवालों के बताए हुए रास्तों पर ही सरदार की हिदायत पर वो गमजन थे। एक जगह रुककर उन्होंने मकई के बुने हुए गुड़ के साथ पेट पूजा की, फिर दोबारा चल पड़े। आखिर वो पहाड़ की इंतहा बुलंदी तक पहुंच गए। यहाँ हवा बहुत ज्यादा तेज थी और हर तरफ बर्फ की सफेदी नजर आती थी। यही वो मकाम था जहाँ से बकरवालों ने पहाड़ी डाकुओं को पहाड़ की दूसरी तरफ नामालूम वादियों में उतरते देखा था। चुंदी आंखों वाला रहबर हाथ में छज्जा आंखों के ऊपर रखे खोजती निगाहों से सामने नजर दुरा रहा था। सफेद बर्फ पर इसे पहाड़ी डाकू और इनके बार बरदारी के जानवरों की तलाश थी, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो लोग दर्रे में पहुंचे ही थे कि राहबर की आंखों में चमक उभरी। वो बर्फ पर एक जगह झुक गया, यहाँ किसी जानवर का फुजला पड़ा हुआ था। राहबर ने इसी फुजले को लाठी से कुरेदा और पुरजोश अंदाज में बोला, वो इसी रास्ते से गए थे, ये इन्हीं के हच्चरों की लीद है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें रफ्तार बढ़ानी होगी।